नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेक्चर 9 है। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, घटना चक्र पूर्वालोकन, उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से देख रहे हैं। हर वीडियोज़ में कुछ कुछ क्वेश्चन लाते हैं ताकि डेली आप इसको क्विकली रिवाइज करते जाएँ। ठीक है, ये क्लासेस आपकी सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे आती हैं। इसके बाद शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे आपकी जो क्लासेस आती हैं उसमें आपको आरओ एआरओ के लिए PYQs कराए जा रहे हैं, उसको भी निरंतर देखिए। और सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर्स क्विज है, उसको भी निरंतर देखिए, जो कि मंडे टू सैटरडे रेगुलर आती है। ठीक है, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी लेक्चर्स हैं उनके PDF इत्यादि लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी चीज़ के विषय में आपको जानकारी लेनी, एग्जाम से रिलेटेड, जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर माफ़ी चाहती हूँ, शायद बीच में आपको वॉइस ब्रेक हुई होगी। फिलहाल पहला प्रश्न हम देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, इस तरह के जो हम प्रश्न पढ़ रहे थे वो हम पिछली वीडियो में भी कुछ हद तक देख चुके हैं। उसके कुछ और रिलेटेड प्रश्नों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने ऑप्शंस दिए गए, भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है, यानी कि भाषा की जो है समानताएं, इक्वालिटी वहाँ पर देखने को मिलती है। और अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्य से है। तो यह अवेस्ता किससे संबंधित है? यहाँ पर अवेस्ता आपका ईरान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? जिसको यहाँ पर अघन्य बैल, भेड़, गाय और हाथी। वैदिक काल में आप देखेंगे कि गाय को अघन्य, अघन्य मतलब ना मारे जाने योग्य। ठीक है, तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर तो हमें समझ आ गया कि ऑप्शन सी है। देखिए, वैदिक काल में क्या था कि गाय को अघन्य माना गया था। कहते हैं इसकी हत्या नहीं की जा सकती, उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड और या फिर देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा आज का। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, हाथी के लिए, गाय के लिए, घोड़े के लिए। तो अभी हमने ऊपर देखा अघन्या शब्द का जो प्रयोग है वो गाय के लिए किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, एक ही चीज का किस तरह से अलग अलग स्वरूप देके प्रश्न में पूछा गया है, तो उत्तर वही है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है स्त्री के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, पुजारी के लिए। तो अभी एक ही प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीटेड है, सी, ऑप्शन सी, यानी कि गाय के लिए है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम एक अलग तरीके से जाते हैं। हम यहाँ पर गौतम बुद्धा की बौद्ध धर्म के प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई है, आप देखेंगे गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे और माता माया देवी कोलीय गणराज यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। और 29 ईयर्स के जब ये हुए तो इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में इसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। इन शब्दों से रूबरू रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? देखिए, अभी मैंने बताया कि जब इन्होंने गृह त्यागा था, ठीक है, गृह त्यागने की जो इनकी अवस्था थी 29 वर्ष में, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि इनका क्या है? गृह त्याग, गृह त्याग इनका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की से संबंधित थी? अभी हमने ऊपर भी समझा था। तो गौतम बुद्ध की माँ किससे संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म हुआ वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो अभी हमने ऊपर समझा था कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, मिहिर, प्रच्छन्न, गुड़ाकेश। तो देखिए, गौतम का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन एक ये भी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें यानी कि पता चल रहा है कि इसमें से तो कोई इनका बचपन का नाम, बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है। तो क्या है कि गौतम का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत ये भी नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। यानी पार्थ,
प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। और इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो आपका ठीक है। और आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो दी गई हैं, इस तरह के प्रश्न बीपीएससी वगैरह में जब पूछे जाते थे तब के ये प्रश्न है, क्योंकि हम पीवाईक्यू को भी देख रहे हैं। तो बेसिकली बुद्ध का जो दूसरा नाम है वो क्या है, यहाँ पर सिद्धार्थ है। और आपका इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं, लेकिन इसको लिख देती हूँ मैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो फिलहाल ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो मौर्य वंशीय शासक जो अशोक के रुम्बनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वहाँ आए थे और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट यानी कि टैक्स फ्री करने की घोषणा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो पूछ रहे शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? मौर्य। ठीक है, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है? लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म का स्थान ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो बसाड़ स्तंभ अभिलेख से हमें पता चलता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख से पता चलता है, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख से। तो अभी हमने देखा कि रुम्मनदेही अभिलेख से जो है हमें इनकी किसके बारे में पता चलता है? मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से हमें सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अभी हमने समझा था ना। तो रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख से पता चलता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, जो प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करें वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उनकी जो व्याख्या को मैं आपको सुना रही हूँ, बता रही हूँ उसके बारे में डिटेल में, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे प्रश्न आपके बनने की संभावना है। जैसे ये प्रश्न आपके रिपीटेड हो सकते हैं, वैसे ही हर प्रश्न की कहानी से कई प्रश्न बन सकते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब इसका भरपूर लाभ उठा सकें। फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।